Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of Indian economy for your UPSC preparation. Now our period of reference for this particular video would be 17th of May to 31st of May. जैसा कि आप जानते हो कि पिछले वीक के करंट अफेयर्स हमने नहीं कवर करे थे बिकॉज पिछले वीक एक या दो ही इश्यूज आए थे, तो आई थॉट कि मैं पूरे 2 वीक्स के ही इकट्ठे आपको करंट अफेयर्स करवा दूंगा, राइट? तो इसीलिए हम 17th मई से 31st मई तक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ऑलराइट, तो अब फटाफट से ये देख लेते हैं कौन से इश्यूज हमने इसी वीडियो में कवर करने हैं। व्हिच इश्यूज, व्हाट इश्यूज वर इंपॉर्टेंट इन द पास्ट 2 वीक्स विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी। ऑलराइट, व्हाट विल वी कवर नाउ? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन क्रेडिटर्स इन्वॉल्विंग पर्सनल गारंटीज। अभी रिसेंटली हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आईबीसी या कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स, जैसे आईबीसी के तहत इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है ना, बैंक्रप्सी कोई कंपनी डिक्लेयर करती है, तो उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रूलिंग निकाली है, उस रूलिंग को डिस्कस करेंगे। बड़ी छोटी सी न्यूज है। देन मॉनेटरी कंडीशंस ऑफ इंडिया, आरबीआई की बैलेंस शीट कैसी चल रही है, इंडिया में मनी सप्लाई बढ़ी है कम हुई है, करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ा है कम हुआ है, वो सारी चीजें करेंगे क्योंकि इससे प्री में क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। सो मॉनेटरी कंडीशंस इन इंडिया। देन आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमने करंट अफेयर्स करे थे तो मैंने आपको बताया था अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बैठने वाली है, उसमें कुछ इश्यूज डिस्कस करने हैं ना। वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बैठ चुकी है, विच इज 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग, वो हो चुकी है और उसके जो भी नतीजे आए हैं, उसके जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, वो सारे डिसीजंस, छोटे छोटे डिसीजंस हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, देन बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स बाय फीकी। फीकी का बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स आया, उसमें पता चला है कि इंडिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल, बिजनेस कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा कम है। दैट मींस बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा खराब है, तो उसको ब्रीफ में देखेंगे, अगेन प्री के पर्सपेक्टिव से ही। देन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टू रीड, कुछ आर्टिकल्स मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं जो मैं चाहता हूं कि आप खुद रीड करो, राइट? तो इसीलिए वो आर्टिकल्स देख लेंगे और एंड में मैंने 2 एमसीक्यूज आपको देने हैं। 2 एमसीक्यूज होंगे जिनके आंसर्स आपने कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना है, ठीक है? एमसीक्यूज फॉर योर प्रीलिम्स 2021 प्रैक्टिस। ऑलराइट, नाउ बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्रेडिटर्स इन्वोकिंग पर्सनल गारंटीज। नाउ इससे रिलेटेड एक तो हिंदू में आर्टिकल आया था एडिटोरियल और दूसरा आया था आपका एक्सप्लेन्ड सीरीज इंडियन एक्सप्रेस की। तो दोनों आर्टिकल्स में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, नाउ सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पर्सनल गारंटी होता क्या है। ना ध्यान से सुनना, अगर ये बात अभी आपने ध्यान से सुन ली तो आपको पूरी न्यूज ही समझ आ जाएगी। नाउ लेट्स सपोज ये एक ना कंपनी है, कंपनी ए, और इस कंपनी को बनाया है 5 लोगों ने या 4 लोगों ने पैसा डाला है, 4 पीपल, इन्होंने पैसा डाला है और इस कंपनी को बना दिया। नाउ इस कंपनी के ये 4 लोग पता क्या कहलाए जाएंगे? प्रमोटर्स। ये प्रमोटर्स हैं जिनका पैसा लगा हुआ है इस कंपनी को बनाने में। नाउ लीगली स्पीकिंग ना, ये 4 लोग अलग होंगे और ये कंपनी एक अलग ही एंटिटी होगी। ये ध्यान से समझने वाली बात है। ये जिन 4 लोगों ने बनाया है ना इस कंपनी को, वो लीगली डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू ये कंपनी। इस कंपनी की अपनी ही एक लीगल वो है, एग्जिस्टेंस है। यानी कि ये कंपनी कभी भी कोई भी लोन लेगी, कुछ भी लेगी, कोई लोन लेगी, कोई इक्विटी लेगी, तो इसी के नाम पे लिया जाएगा, ये अलग एंटिटी है, राइट? नाउ मान लो इस कंपनी ने ना लोन लिया हुआ है, बहुत सारे लोन लिए हैं, बहुत सारे बैंक से, बैंक 1, बैंक 2 और बहुत सारे बैंक से लिया होगा। लेट्स सपोज 2 बैंक से इसने लोन लिया हुआ है। क्लियर? नाउ अब क्या हो जाता है कि ना अब ना इस कंपनी की हालत थोड़ी खराब होनी शुरू हो जाती है, फाइनेंशियल कंडीशन, और इसे अपने आप को बचाने के लिए ना थोड़े और लोन की जरूरत है। पर क्योंकि इसकी हालत खराब हो चुकी है, कोई भी और बैंक इसे लोन देने को तैयार नहीं होगा। तो अब क्या होगा? ये 4 प्रमोटर्स ना एक बैंक 3 के पास जाएंगे और इस बैंक 3 को बोलेंगे कि आप हमारी कंपनी को लोन दे दो, ठीक है? नाउ ये बैंक बोलेगा कि आपकी कंपनी की वैसी हालत खराब है, तो ये चारों प्रमोटर पता क्या कहेंगे? ये चारों प्रमोटर कहेंगे हम पर्सनली गारंटी लेते हैं कि कल को अगर हम ये वाली कंपनी आपको पैसा नहीं पे कर पाती ना, वैसे मान लो इस कंपनी की हालत इतनी खराब हो जाती है, ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो ये बेचारे डूब जाएंगे ये बैंक्स, राइट? पर ये 4 प्रमोटर इस बैंक को कहते हैं कि हम ना पता क्या कहते हैं आपको, कल को ये कंपनी बैंकरप्ट भी हो गई अगर, तो भी
हम अपने पर्सनल पैसे से आपका पैसा चुका देंगे, राइट? तो हम आपके लिए पर्सनल गारंटी ले रहे हैं। वैसे तो देखा जाए ये कंपनी आपसे लोन ले रही है और यही कंपनी लायबल है आपको पे बैक करने के लिए, पर अगर कल को ये कंपनी नहीं पे कर पाती तो हम पे कर देंगे अपनी जेबों से, राइट? तो इन चारों प्रमोटर्स ने ली हुई है पर्सनल गारंटी। क्लियर? नाउ अब पता है क्या हो रहा है, कंट्रोवर्सी कहां पे आई है? ध्यान से, अब पर्सनल गारंटी तो आपको समझ आ गया। नाउ कंट्रोवर्सी पता है कहां आई है? कंट्रोवर्सी ये आती है आगे जाके, मान लो ये कंपनी हो जाती है बैंकरप्ट, ठीक है? जैसे ये कंपनी बैंकरप्ट होती है, ये तीनों बैंक्स क्या करते हैं, इसका केस डाल देते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड में, सॉरी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत इसका केस डाल देते हैं एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? नाउ मान लो इस कंपनी को टोटल लोन्स आए थे B1, B2, B3 से 500 रुपीस के टोटल, ठीक है? 500 रुपए के इसके पास लोन्स आए थे, पर अब ये बैंकरप्ट हो चुकी है, तो अब इसका रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में, अंडर आईबीसी, ठीक है? और इसी की जो रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग है उसे ही हम कहते हैं CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स, जो आईबीसी के तहत एनसीएलटी में चलेंगी। अब उस रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग में पता है क्या डिसाइड होता है कि देखो, ए कंपनी कहती है कि हम ना एक नया इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं जो हमें 300 रुपए दे देगा, हमारी कंपनी में शेयर्स खरीद लेगा और हमें 300 रुपए दे देगा। कोई भी बड़ा आदमी हमें पैसे दे देगा, हमारी कंपनी की कुछ ओनरशिप ले लेगा। हमने आपको 500 रुपए देने हैं ना, ऐसा करते हैं आप ना 200 रुपए हमारे माफ कर दो और 300 रुपए में मान जाओ, 300 रुपए हम आपको दे देंगे, राइट? अब ये रेजोल्यूशन प्लान पारित हो जाता है, ये रेजोल्यूशन प्लान मान लिया जाता है कि कम से कम जीरो आने से अच्छा 300 रुपए ही आ जाएं, तो ये चीज ना रिजॉल्व हो जाएगी। मान लो ये चीज ऐसे रिजॉल्व हो गई कि बैंक्स को 200 रुपए सैक्रिफाइस करके करने पड़ रहे हैं, पर 300 का जुगाड़ हो गया है, इसके पास एक इन्वेस्टर आ गया है अंडर CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग। मान लो ऐसा हो गया। नाउ B1 और B2 को तो चुपचाप बैठ जाना चाहिए, ठीक है? हाँ ठीक है, अब जो भी है ठीक है, पर B3 चुपचाप नहीं बैठेगा। B3 का भी तो कुछ पैसे का लॉस हो रहा है। B3 पता है क्या कहेगा? B3 कहेगा चलो ये CIRP के अंडर मुझे जो पैसा मिल रहा है वो तो मैं लूंगा ही लूंगा, अंडर दिस जो भी हमारी सेटिंग हुई है उसमें तो मैं पैसा लूंगा ही लूंगा, पर क्योंकि मैंने आपको लोन जब दिया था तो आप चारों ने पर्सनल गारंटी भी ली थी, तो अब मेरे पास राइट है कि मैं आपके दरवाजे खटखटाऊं, कंपनी के नहीं। जो भी मेरी बची कुची अमाउंट रह गई है ना, उसमें मैं आपके घरों के दरवाजे खटखटाऊंगा और आपसे रिकवरी करूंगा, क्योंकि आपने पर्सनल गारंटी ले ली। अगर आप पर्सनल गारंटी ना लेते तो मुझे पैसा रिकवर करने का राइट सिर्फ इससे होता, कंपनी से होता, पर अब आपने पर्सनल गारंटी ले ली तो अब प्रमोटर के पास जाके भी आप पैसा ले सकते हो, और अगर प्रमोटर मना कर दे तो प्रमोटर के पर्सनल एसेट्स, उसका घर गाड़ी वगैरह आप अटैच कर सकते हो, राइट? ये तभी होता है जब पर्सनल गारंटी ली जाती है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में ये कह दिया था कि पर्सनल गारंटी में बैंक सीधा प्रमोटर के पास भी जा सकते हैं, पर प्रमोटर्स ने पता क्या कहा? प्रमोटर्स ने कहा देखो वैसे हमने पर्सनल गारंटी ली थी और आप हमारे घरों पे हमारे दरवाजे खटखटा सकते थे, पर वो तब होता अगर ये रेजोल्यूशन ना हुई होती। पर क्योंकि एनसीएलटी में रेजोल्यूशन हो चुकी है, हमारी सारी डील हो चुकी है 300 रुपए में, अब हमारे पास क्यों आ रहे हो? जब पूरा का पूरा लोन ही रिजॉल्व हो गया, अब आपका थोड़ी बनता है हमारे पास आना। पर गवर्नमेंट ने बैंक्स को राइट दे दिया था कि बनता है, इसीलिए बहुत सारे प्रमोटर्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी थी। सुप्रीम कोर्ट में क्या पिटीशन डाल दी थी उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट में यह पिटीशन डाल दी थी कि नहीं, एक बारी अगर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग हो गई है, एक बारी CIRP चल रही है एनसीएलटी में, या कोई रिजल्ट आ गया, एनसीएलटी में केस सॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया, या चल रही है प्रोसीडिंग्स, तब ये हमारे दरवाजे नहीं खटखटा सकते, तब पर्सनल गारंटी वैलिड नहीं है, राइट? नाउ सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रमोटर्स की प्ली को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, या तो आप पर्सनल गारंटी ना लेते, अगर आपने पर्सनल गारंटी ले ली तो चाहे 300 रुपए में डील हो भी गई, सारा मामला रिजॉल्व हो गया, तो भी B3 आपके पास आ सकता है बची कुची अमाउंट रिकवर करने के लिए, बिकॉज यू टुक पर्सनल गारंटी, राइट? ये इशू हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दे दिया कि अगर पर्सनल गारंटी है तो बैंक्स आ सकते हैं प्रमोटर से रिकवरी करने में,
क्लियर? यही सुप्रीम कोर्ट का था। तो पहले 2 पेजेस में तो मैंने लिखा हुआ है कि पर्सनल गारंटी है क्या, ये आपको आपकी पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। और नेक्स्ट इज रीसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में क्या कहा है? The Supreme Court has ruled that creditors can proceed against promoters of defaulting companies to recover debt if such promoters have given personal guarantees to secure funds. Personal guarantee पे अगर लोन लिया है तो आपके पास भी आएंगे, चाहे NCLT में जो भी चल रहा हो। The top court has also said that the lenders can also proceed against the promoters of a defaulting company even when the corporate insolvency resolution process CIRP of the firm itself has not been completed. चाहे NCLT में केस चल रहा हो, चाहे हो चुका हो, तो भी ये पर्सनल गारंटी है तो आपके पास आएंगे। The 2-judge bench was considering a clutch of petitions challenging the government's 2019 notification that made personal guarantors a separate category of individuals who could be proceeded against. गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन ने कहा था कि बैंक्स पर्सनल गारंटी वालों के पास जा सकते हैं of the IBC as part of the insolvency proceedings initiated by lenders against defaulting company. All right. In dismissing the petition, Supreme Court ने dismiss कर दी थी. The judges made clear that the government was right in carving out personal guarantors as a separate species of individuals. ये अलग है, कंपनी अलग है. कंपनी से तो रिकवरी कर ली, पर इन्होंने पर्सनल गारंटी ली हुई थी, तो इनसे भी आप रिकवर कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनी के पार्ट जरूर है, पर ये भी सेपरेट एंटिटी है, क्योंकि इन्होंने सेपरेटली गारंटी ले ली थी. Right? Given the intimate connection between such individuals and corporate entities whom they stood guarantee, banks now stand a real chance of recovering substantially. Now इस रूलिंग के बाद ना बैंक्स को थोड़ी राहत की सांस मिली है, नहीं तो बैंक्स के बहुत ज्यादा बैंक्स को पैसा अपना गंवाना पड़ता था, क्योंकि जब रेजोल्यूशन होती थी तो कुछ अमाउंट तो बैंक को फोरगो करना पड़ता था. बट बिकॉज पर्सनल गारंटी है कई केसेस में, तो नाउ बैंक्स कैन प्रोसीड अगेंस्ट दोज इंडिविजुअल्स जो प्रमोटर्स हैं दूसरी कंपनीज में. क्लियर? ठीक है, तो ये सारा मुद्दा था. इस मुद्दे से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, मैंने डिस्कस क्यों करा है, क्वेश्चन क्या इसलिए करा है कि प्रीलिम्स में इससे सवाल हो सकते हैं. पर्सनल गारंटी क्या होती है इसके बारे में, आईबीसी क्या होता है इसके बारे में, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक इज मॉनेटरी कंडीशंस ऑफ इंडिया. इंडिया की मॉनेटरी कंडीशंस क्या चल रही हैं, इंडिया में मनी सप्लाई किस हिसाब से चल रही है, क्योंकि मनी सप्लाई इंडिया में कितनी है ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पर इंडिया में मनी सप्लाई किस हिसाब से है, मनी सप्लाई के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो आपसे जरूर पूछ सकते हैं. राइट? तो इसीलिए इस टॉपिक को डिस्कस करें. 2 न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं. हिंदू का एक आर्टिकल है, आरबीआई's बैलेंस शीट ग्रू 7% इन 9 months, और आपका इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन्ड सीरीज में आर्टिकल था. तो सबसे पहले आरबीआई की बैलेंस शीट का देखते हैं कि आरबीआई की बैलेंस शीट में क्या हुआ है. पर आरबीआई की बैलेंस शीट में क्या हुआ है, आपको याद होना चाहिए कि आरबीआई की बैलेंस शीट क्या होती है. अगर आपने लेक्चर्स लगाए हैं तो आपको याद होगा कि आरबीआई की बैलेंस शीट कैसी होती है, पर फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं. रफ है ये आरबीआई की बैलेंस शीट का. रफली आरबीआई की बैलेंस शीट क्या होती है, कोई भी बैलेंस शीट जो होती है उसमें एक साइड पे होते हैं आपके एसेट्स और एक साइड पे लायबिलिटीज होती हैं. नाउ आरबीआई के एसेट्स क्या हैं, गोल्ड होगा, फॉरेन करेंसी एसेट्स होंगे, डॉलर, पाउंड वगैरह, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी, और आरबीआई जो लोन देता है वो भी आरबीआई के एसेट्स हैं. जैसा कि हम जानते हैं लोन्स एसेट्स होते हैं, डिपॉजिट्स जो होते हैं वो लायबिलिटीज होती हैं. राइट? नाउ आरबीआई की लायबिलिटीज क्या है, एक तो जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में है वो आरबीआई की लायबिलिटी है. जो भी नोट्स, फिजिकल नोट्स आपको दिख रहे हैं वो आरबीआई की लायबिलिटी तो है, क्योंकि हर एक नोट पे आरबीआई का प्रॉमिस है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर दिस मच अमाउंट. मतलब आरबीआई ने गारंटी ली है कि कल को वो पीस ऑफ पेपर, जो नोट है आपका 2000 रुपए का पीस ऑफ पेपर, वो आरबीआई को आप रिटर्न करो, बोलो मुझे नहीं विश्वास है इस पे, आप मुझे इसके बदले कुछ और दो, तो आरबीआई इज बाउंड टू कॉम्पनसेट यू फॉर दैट 2000 रुपी नोट. राइट? इसीलिए आपके पास आपके मनी में विश्वास है. क्लियर? मेक सेंस? ठीक है. नाउ तो जितना भी आरबीआई ने करेंसी प्रिंट करी हुई है वो आरबीआई की लायबिलिटी है, और उस लायबिलिटी को बैक करने के लिए आरबीआई के पास कुछ एसेट्स होने चाहिए. ये तो बनती है बात. अगर आरबीआई ने बस ऐसी करेंसी प्रिंट करके ऐसे फेंक दी कि जिसने चाहिए यूज कर लो, और उस पर लिखा हुआ है प्रॉमिस टू पे द बेयरर इतना, तो आरबीआई के पास कुछ होना तो चाहिए वो प्रॉमिस को बैक करने के लिए. कल को आप आरबीआई के पास चले जाओ, दो जी 2000 के नोट के बदले कुछ, तो आरबीआई के पास कुछ होना चाहिए ना. आरबीआई के पास एसेट्स होते हैं टू बैक इट्स लायबिलिटी. राइट? तो वो एसेट्स ये होते हैं गोल्ड, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लोन्स गिवन बाय आरबीआई. आरबीआई की लायबिलिटी क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन, गवर्नमेंट डिपॉजिट्स विद आरबीआई,
आरबीआई में गवर्नमेंट ने कुछ डिपॉजिट करा हुआ है, जो भी डिपॉजिट होते हैं वो आरबीआई ने वापस करने कभी ना कभी, तो आरबीआई की लायबिलिटी है। कई बैंकों ने आरबीआई पे डिपॉजिट करे हुए हैं, वो अदर लायबिलिटीज, राइट। नाउ आरबीआई को अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है तो आरबीआई के पास पता है क्या तरीका है। लेट्स सपोज आरबीआई 100 रुपीज प्रिंट कर देता है, ठीक है। अब आरबीआई ये 100 रुपीज प्रिंट करके इकोनॉमी में डालना चाहता है मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए, तो आरबीआई मार्केट में जाता है और एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट से खरीद लेता है, ठीक है। अब वो पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, वो पैसा मार्केट में चला जाएगा। जैसे ही वो पैसा मार्केट में चला जाएगा, आरबीआई की लायबिलिटी बढ़ जाएगी 100 रुपीज से, करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ गई। पर इस 100 रुपए को बैक करने के लिए अब आरबीआई के पास प्लस 100 रुपीज के एसेट्स भी हैं। मेक सेंस, ठीक है। तो ऐसे चलती है आरबीआई की बैलेंस शीट। नाउ इस बैलेंस शीट के बारे में क्या पता चला है कि आरबीआई की बैलेंस शीट में ग्रोथ हुई है 7% की। द साइज ऑफ रिजर्व बैंक्स बैलेंस शीट विच इज रिफ्लेक्टिव ऑफ एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय इट्स परस्यूएंस ऑफ करेंसी इशू फंक्शन as well as monetary policy and reserve management has increased by 6.99%। इतने करोड़ से आरबीआई की बैलेंस शीट बढ़ी है, यानी कि एसेट लायबिलिटी बढ़े हैं। The increase on the asset side was mainly due to increase in foreign and domestic assets, foreign and domestic investment। आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी हैं, आरबीआई ने डॉलर्स खरीदे हैं, तो फॉरेन एंड डोमेस्टिक एसेट्स खरीदे हैं, ठीक है। ऑन लायबिलिटीज द इंक्रीज वाज ड्यू टू ग्रोथ इन डिपॉजिट्स। आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स हैं वो बढ़े हैं। एंड नोट्स इशूड एंड अदर लायबिलिटीज, आरबीआई ने नए नोट इशू करे हैं, उससे लायबिलिटी बढ़ी है, डिपॉजिट बढ़े हैं एंड अदर लायबिलिटीज बढ़ी है। प्लस पिछले एक साल में आरबीआई की इनकम भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, आरबीआई के पास इनकम बढ़ी है, एक्सपेंडिचर आरबीआई का कम हुआ है, आरबीआई ने बहुत सरप्लस कमाया है। और अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि आरबीआई ने कुछ सरप्लस गवर्नमेंट को भी ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि पैसा कमाया है। The year ended with an overall surplus of 99,000 crore compared with 57,000 crore in previous year, ठीक है। On account of transition, हाँ। Now आरबीआई ये जो खाता निकालता था ना अपने बैलेंस शीट का, कि आरबीआई की जो बैलेंस शीट है वो आरबीआई एक साल की चेक करता है कि पूरे एक साल में उसकी बैलेंस शीट में क्या चेंजेस हुए हैं। तो आरबीआई पहले चेक करता था जुलाई टू जून, यानी कि आपको पता है ना फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से और अगले साल के मार्च तक जाता है। ये जो आरबीआई की बैलेंस शीट मैनेजमेंट थी ना, ये जुलाई को स्टार्ट होती थी और अगले साल जून पे खत्म होती थी। पर अभी इस साल से आरबीआई ने इसे भी रिफॉर्म करके अप्रैल टू मार्च कर दिया है। अब वो अप्रैल टू मार्च का ही देखेगी, ठीक है। तो इसीलिए पिछले साल तो उन्होंने जुलाई से स्टार्ट कर दिया था, पर इस साल मार्च पे खत्म कर दिया था, इसलिए आरबीआई के पास 9 मंथ्स का डेटा है। अगले साल से 12 मंथ्स का डेटा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर अब अगले साल से अप्रैल मार्च ही देखते जाएंगे, पहले जुलाई जून देखते थे। तो ये ईयर ऑफ ट्रांजिशन है, इसमें 9 महीने का ही डेटा है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट भी हमें पता चल गई, हमें न्यूज भी पता चल गई, क्लियर। अच्छा, आरबीआई की बैलेंस शीट बढ़ी है, दैट मींस आरबीआई के एसेट लायबिलिटी बढ़े हैं। आरबीआई की लायबिलिटीज बढ़ी हैं, उसका रीजन क्या बताया। एक तो आरबीआई के पास डिपॉजिट्स बढ़े हैं और आरबीआई के पास नोट्स भी बढ़े हैं, ठीक है, नए नोट इशू करे हैं। और एक और चीज अभी न्यूज में सामने आई है कि करेंसी इन सर्कुलेशन वो भी बढ़ी है। राइज इन करेंसी विद पब्लिक बहुत ज्यादा बढ़ा है अभी रिसेंटली। नाउ इस बात का सिग्निफिकेंस क्या है, राइज ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ने का क्या सिग्निफिकेंस है, आपको पता तो होना चाहिए ना क्या होती है करेंसी इन सर्कुलेशन। तो देखो, जो आपकी मनी सप्लाई होती है ना, वो बेसिकली 2 चीजों की बनी होती है। एक तो करेंसी इन सर्कुलेशन है, जो कैश सर्कुलेट कर रहा है, और एक लोगों ने जो पैसा डिपॉजिट करा हुआ बैंक्स में, है ना। ये दोनों मिला दो तो आपको टोटल मनी सप्लाई आ जाती है। देखो, जो पैसा है आपके पास वो 2 फॉर्म्स में है ना, या तो आपके पास फिजिकल पैसा पड़ा हुआ है या आपने बैंक में डिपॉजिट करा हुआ है। तो जो टोटल मनी सप्लाई है उसमें करेंसी इन सर्कुलेशन होती है और एक डिपॉजिट्स होते हैं। इन दोनों को मिला दो तो आपकी टोटल मनी सप्लाई होती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, डिपॉजिट्स को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो। डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, एक टाइम डिपॉजिट्स होते हैं एफडी वगैरह, जिन्हें आप किसी लिमिटेड टाइम पीरियड तक रखते हो, राइट। तो ये टोटल मनी सप्लाई होती है आपकी। नाउ अभी रिसेंटली पता चला है कि जो टोटल मनी सप्लाई है ना, इसमें अभी पिछले हाल ही में 1 साल में ये वाला कंपोनेंट बढ़ा है और ये वाला कंपोनेंट कम हुआ है। यानी कि मनी सप्लाई में करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ा है, डिपॉजिट्स कम हुए हैं। यानी कि लोग
कैश ज्यादा अपने पास रख रहे हैं, डिपॉजिट कम रख रहे हैं। ये पिछले एक साल में बहुत ज्यादा बढ़ा है। करेंसी विद पब्लिक एकदम से बढ़ी है, ठीक है। इसका मतलब लोगों ने डिपॉजिट्स में से इस एक साल में पैसा विड्रॉ करा है, राइट। ये डेटा आया अभी सामने। A public rush to withdraw cash for their daily needs and to meet any medical exigency amid the lockdown, the currency with public rose and hit an all-time high. 7 मई को जो डेटा उठाया था उसमें पता चला है कि करेंसी विद पब्लिक ऑल टाइम हाई पे है। नहीं तो जनरली ये कम होता है, डिपॉजिट ज्यादा होते हैं, पर अब करेंसी विद पब्लिक ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। अब इसके कारण क्या हैं? या Why is it rising? क्यों बढ़ रही है भाई करेंसी इन सर्कुलेशन? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज यूपीएससी में नहीं पूछेंगे कि करेंसी इन सर्कुलेशन कैसे बढ़ गई, करेंसी विद पब्लिक कितनी बढ़ गई, ये नहीं पूछेंगे। ये पूछेंगे कि करेंसी विद पब्लिक बढ़ती क्यों है, क्या कारण होते हैं। नाउ जनरली क्या कहा जाता है, traditionally it has been seen that an uncertain environment leads to increase in cash holding by the public. जब भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ती है ना, तब लोगों का ना बैंक्स पे ट्रस्ट थोड़ा कम हो जाता है और वो पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, अपने पास रखना शुरू कर देते हैं। तो whenever there is economic uncertainty, people would withdraw cash from their bank accounts and keep it separately in cash form. ठीक है, तो जब भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होगी, पीपल वुड विड्रॉ कैश फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स, राइट। तो पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हुई थी, राइट। और इसी वजह से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ने की वजह से करेंसी विद पब्लिक बढ़ने लग गई थी। फिर जुलाई के बाद ना केसेस कम होने लग गए थे और इंडिया नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया था जुलाई सितंबर क्वार्टर में, ठीक है। और सितंबर के बाद तो इंडिया नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया, तो करेंसी विद पब्लिक फिर डिक्लाइन करने लग गई, ठीक है। मार्च एंड में जब लॉकडाउन लगा था, वहां से लेके जुलाई तक करेंसी विद पब्लिक बढ़ने लग गई थी, एटीएम से कैश निकलना शुरू हो गया था। उसके बाद कम हो गया था जैसे जैसे केसेस ड्रॉप होने लग गए, ठीक है, और इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस खुलने लग गई। फिर फरवरी में इस साल जब दोबारा से केसेस बढ़ने लग गए, तो दोबारा से करेंसी विद पब्लिक बढ़ने लग गई। तो केसेस बढ़ते थे तो करेंसी विद पब्लिक विड्रॉल शुरू हो जाते थे, केसेस जब कम हो जाते थे ठीक हो जाता था। तो एक तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कारण है। दूसरा कारण पता है क्या बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सेकेंड वेव में एकदम से क्यों बढ़ गया है करेंसी विद पब्लिक सेकेंड वेव में? क्योंकि इस सेकंड वेव में ना लोगों को मेडिकल इमरजेंसी भी बहुत पड़ी है, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल जाना पड़ा है लोगों को। ये जो सेकंड वेव थी इसका हेल्थ पे ज्यादा इंपैक्ट आया, तो लोगों ने अपने हॉस्पिटल के खर्चों को कवर करने के लिए कैश विड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो हेल्थ एक्सपेंसेस की वजह से विड्रॉल शुरू हो गए थे। पिछले साल तो सिर्फ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी थी, पर इस साल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के साथ साथ मेडिकल एक्सपेंसेस भी थे। तो ये दो मेन कारण है। प्लस दूसरा क्या है, some bankers say that in many cases as people have lost jobs or have seen a cut in their salaries, they are dipping into their savings in banks to meet their monthly expenses, and that is also leading to rise in currency with public. Plus बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं और वो अपनी एग्जिस्टिंग सेविंग से ही अपना खर्चा चला रहे हैं। तो जो उनकी एग्जिस्टिंग सेविंग्स हैं बैंक्स में, उसको विड्रॉ करते जा रहे हैं क्योंकि अब फ्रेश सैलरीज तो आ नहीं रही हैं, राइट। तो ये एक कारण है। तो ये 3 कारणों की वजह से करेंसी विद पब्लिक बढ़ गया है, ऑलराइट। चलिए, इज इट एक्सपेक्टेड टू राइज फर्दर? ये इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में एक लास्ट पैराग्राफ था, उसका स्क्रीनशॉट ही मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि करेंसी विद पब्लिक विल फर्दर राइज क्योंकि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी अभी रहेगी और अभी सेकेंड वेव का पता नहीं है। क्या पता, वैसे तो कम होते जा रहे हैं केसेस, पर कुछ नहीं पता अभी भी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स तो आए, पर एक ही रेलेवेंट आया था द हिंदू में, तो उसको देख लेते हैं। पहले न्यूज में क्या आया था उससे पहले आपको पता होना चाहिए जीएसटी काउंसिल है क्या। जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि इसमें सारे जीएसटी रिलेटेड चीजों के बारे में डिसीजन लिए जाते हैं। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी इज जीएसटी काउंसिल। नाउ जीएसटी काउंसिल में सेंटर की तरफ से भी मेंबरशिप होती है और स्टेट गवर्नमेंट्स की भी होती है। सेंटर की तरफ से जाते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और स्टेट की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है, जनरली स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर जाता है, राइट।
और यही जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं यही जीएसटी काउंसिल को, निर्मला सीतारमण जी जैसे, वो ही हेड करते हैं। अच्छा, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो स्टेट्स के पास टोटल वोटिंग पावर है 2/3। सारी स्टेट्स की जो वोटिंग पावर है मिला लो, 2/3 वोटिंग पावर स्टेट्स के पास है, 1/3 सेंटर के पास है। क्लियर? ठीक है, तो ये तो कुछ आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए। बाकी इसमें क्या की आउटकम्स थे वो देख लेते हैं। GST Council has decided to exempt the import of COVID-19 related equipment। आपको याद है ना, ये बहुत सारी स्टेट्स की तरफ से डिमांड थी कि COVID-19 related equipment जो है, जो भी चीजें हैं, उस पे आप GST हटा दो। तो जो इंपोर्ट ऑफ COVID-19 related equipment है ना, उस पे आपने इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। ठीक है, IGST जो लगता था वो आपने एग्जेम्पशन कर दी है। तो इंपोर्ट ऑफ COVID-19, सिर्फ इंपोर्ट ऑफ COVID-19 related equipment पे GST एग्जेम्पशन डाल दिया है। With rising cases of black fungus, a particular medicine required for it, amphotericin B चाहिए होती है black fungus के लिए, has also been included in the exemption list। इसको भी import करोगे टैक्स नहीं लगेगा। It also proposed to set up a group of ministers committee to look into further exemptions that can be provided on account of COVID-19 relief measures। और किन किन चीजों पे आप किन किन चीजों को exemption में डाल सकते हो, exemption list में डाल सकते हो COVID-19 से रिलेटेड, उस पर भी डिस्कशन जारी रहेगी। एक जीएसटी एमनेस्टी स्कीम है कि जो लोग लेट जीएसटी भर रहे हैं ना, उन पे लेट फीस लगती है, तो उन पे जो लेट फीस लग रही है वो लेट फीस बहुत ज्यादा कम कर दी है अंडर जीएसटी एमनेस्टी स्कीम। तो अब स्कीम का लाभ उठा सकते हैं बहुत सारे लोग जिनका पेपर वर्क या पेंडिंग रिटर्न फाइल करनी अभी पेंडिंग है, राइट। Late fees have also been rationalized. The maximum amount of late fee has been reduced and will come into effect from future tax periods। अच्छा, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो स्टेट्स को मिलना है सेंटर की तरफ से, उस पे भी डिसीजन ले लिया गया है और उस पे भी क्लैरिटी दे दी गई है कि सेंटर कहां से देगा पैसा स्टेट्स को। और एक ऑप्शन और खोली हुई है कि मंथली रिटर्न के बजाय आप एनुअल रिटर्न फाइलिंग भी कर सकते हो, इससे स्मॉल टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। तो ये दो तो थोड़े इनसिग्निफिकेंट से डिसीजंस थे, मेन ये डिसीजन था सिग्निफिकेंट। खैर, कॉम्पनसेशन सेस वाला भी काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज था, पर उस पर क्लैरिटी दे दी है। ठीक है, चलिए ये भी न्यूज खत्म होगी जीएसटी काउंसिल वाली, नॉट दैट सिग्निफिकेंट। बस इससे क्वेश्चन जो प्री में आ सकता है वो जीएसटी काउंसिल के स्ट्रक्चर पे आ सकता है, राइट। खैर, बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ये भी प्री स्पेसिफिक न्यूज है, इसमें भी ज्यादा समझने वाला नहीं है, याद रखने वाला पोर्शन ज्यादा है। अब इस पे एक आर्टिकल आया था, बिजनेस सेंटिमेंट एट अ न्यू लो, व्हाट फिकी सर्वे शोज। नाउ जो फिकी है ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, ये एक इंडस्ट्रियल बॉडी है, सारे इंडस्ट्रीज ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप बनाया हुआ है, प्रेशर ग्रुप बनाया हुआ है इंडस्ट्रीज ने, फिकी नाम से, ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल बॉडी है ये, ठीक है। नाउ फिकी एक सर्वे करता है जिसका नाम होता है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, इसमें बिजनेस सेंटिमेंट को जज किया जाता है। तो अभी न्यूज ये आई है कि बिजनेस सेंटिमेंट इज एट एन ऑल टाइम लो, बहुत ज्यादा लो चल रहा है, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा लो चल रहा है। तो इस न्यूज में हम देखेंगे कि ये सर्वे है क्या, दूसरी चीज हम देखेंगे इसके कारण क्या है, बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में हमारा स्कोर इतना लो क्यों आ रहा है। फिकी, business confidence index by FICCI. Business sentiment in India has taken a beating with 70% of businesses citing a weak demand situation. ठीक है, तो business confidence तो at an all time low है, बाकी तीन पॉइंट्स भी यही बता रहे हैं कि business confidence बहुत ज्यादा कम है। ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि रीजन क्या है, क्यों बिजनेस सेंटिमेंट कम है। तो पहला रीजन तो यह है कि बिजनेसमैन कहते हैं कि डिमांड सिचुएशन बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा ज्यादा नहीं है, इनकम्स ड्रॉप होती जा रही हैं, तो डिमांड गिरती जा रही है। और जब डिमांड गिरती जाएगी ना, तो बिजनेसेस पे खर्चा कम होगा, जब डिमांड ही गिरी होगी तो बिजनेसेस बेचेंगे क्या। तो वीक डिमांड सिचुएशन है, लो डिमांड सिनेरियो लेड टू 47% ऑफ बिजनेस प्रोजेक्टिंग लोअर प्रॉफिट्स इन अपकमिंग 6 months। इन्होंने अपनी प्रोजेक्शंस करी है कंपनीज ने कि 47% प्रॉफिट गिरेगा अगले 6 महीनों में, एंड 37% ऑफ बिजनेसेस प्रोजेक्टिंग सिमिलर प्रॉफिट्स एज द प्रीवियस 6 months। बिजनेसेस आर एक्सपेक्टिंग अ स्टैग्नेशन इन एक्सपोर्ट्स। एक तो डोमेस्टिक एरिया से इंडिया से डिमांड बहुत कम है, एक्सपोर्ट की भी डिमांड बहुत कम है, तो हमें बिजनेसेस कहते हैं हमें लगता है एक्सपोर्ट्स भी कम होंगे तो हमारे प्रॉफिट्स और ज्यादा कम हो जाएंगे। एंड बिकॉज बिजनेसेस को लगता है कि हमारे प्रॉफिट्स कम होंगे आने वाले टाइम में, तो वो ऑलरेडी अपना सैलरीज पे ज्यादा खर्चा करना नहीं चाहते क्योंकि उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, तो इसीलिए बिजनेसेस ऑलरेडी लोगों को निकाल रहे हैं,
राइट जब सारे बिजनेसेस लोगों को निकालना शुरू कर देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी, और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो डोंट यू थिंक डिमांड और कम हो जाएगी। अब और ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, अब और ज्यादा लोगों के पास इनकम नहीं है, और डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो और लो प्रॉफिट्स होंगे इनके लिए, और लो प्रॉफिट्स होंगे तो और लोगों को निकालेंगे, तो ये विशियस साइकिल बन सकता है। लोअर ऑप्टिमिज्म अबाउट प्रॉफिट्स also translated to muted hiring plans, with only 19% of businesses foreseeing hiring prospects in coming 2 quarters. Then businesses और क्या कारण उन्होंने बताए? उन्होंने बताया businesses also cited lack of availability of credit. उन्हें easy सस्ता क्रेडिट easily available नहीं हो पा रहा है बैंक्स के थ्रू या NBFCs के थ्रू, ये एक कारण है। और दूसरा, अभी आपने सुना होगा कि बेसिक मेटल्स का प्राइस बढ़ता गया, कमोडिटीज के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, मेटल, आयरन, स्टील। ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये जो बेसिक मेटल्स हैं ये एज रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं ना। अगर ये रॉ मटेरियल का प्राइस महंगा हो जाएगा कंपनीज के लिए तो डोंट यू थिंक उनके मार्जिन और ज्यादा कम हो जाएंगे? पहले वो 50 रुपए की चीज यूज करते थे, 100 रुपए की बेचते थे, अब चीज तो 100 रुपए की ही बेचनी पड़ेगी क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा कम है, और प्राइस बढ़ा देंगे तो और डिमांड कम हो जाएगी, लोग तो वैसे ही 100 रुपए का ही नहीं खरीदने को तैयार। अब पहले 50 रुपए की चीज उन्हें रॉ मटेरियल लगाना पड़ता था, अब वो 70 रुपीज का हो गया, तो डोंट यू थिंक उनके मार्जिन कम होते जा रहे हैं, तो रॉ मटेरियल भी महंगे होते जा रहे हैं, इसलिए बिजनेसेस को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस लो चल रहा है, राइट? तो ये मेजर रीजन है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में लो स्कोर के। बस पर आपसे पूछ सकते हैं बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के बारे में कि क्या होता है, तो वो ये है। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्या है? दिस बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडिकेटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट्स बेस्ड अपॉन ओपिनियन सर्वेज ऑन डेवलपमेंट्स इन प्रोडक्शन कितनी चल रही है, सर्वे करते हैं बिजनेस हाउसेस में, ऑर्डर कितने आ रहे हैं, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसा चल रहा है, उन सारी चीजों पे सर्वे करते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर आउटपुट ग्रोथ एंड एंटिसिपेट टर्निंग पॉइंट्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, अगर आपका बिजनेस इंडेक्स कॉन्फिडेंस इंडेक्स में स्कोर ग्रेटर देन 100 है तो कॉन्फिडेंस बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, अगर लेस देन 100 है तो बहुत लो कॉन्फिडेंस है, ठीक है? ये तो हो गया ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्या होता है। प्री में सवाल पूछ सकते हैं तो ठीक है। अब फिकी के बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि उससे भी प्री में सवाल पूछ सकते हैं। फिकी, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry is a non-governmental trade association and advocacy group based in India. गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए, गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी लेनी चाहिए इंडिया में ट्रेड और इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, उसके लिए एक इंटरेस्ट ग्रुप बना हुआ है, ठीक है? ये ओल्डेस्ट इंटरेस्ट, इंडस्ट्री का ओल्डेस्ट इंटरेस्ट ग्रुप है। इंडस्ट्री मतलब बिजनेसमैनों का एक चेंबर, जैसे लेबर यूनियंस होती हैं वैसे बिजनेसमैन का एक होता है चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये ओल्डेस्ट है इंडिया का। Established in 1927 on the advice of महात्मा गांधी, और एस्टैब्लिश किसने किया था? जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। इट इज द लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट एंड एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इट इज अ पॉलिसी एडवोकेसी ग्रुप जिसकी मेंबरशिप 2.5 लाख कंपनियों से ज्यादा है। इट इज इन्वॉल्व इन सेक्टर स्पेसिफिक बिजनेस बिल्डिंग, बिजनेस प्रमोशन एंड नेटवर्किंग। इसके हेडक्वार्टर है दिल्ली में और हैज अ प्रेजेंस इन 12 स्टेट्स इन इंडिया एंड 8 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है? तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ट्रिविया है जो आपको पता होना चाहिए, प्री में पूछ सकते हैं, ऑलराइट? चलिए, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो मैं चाहता हूं आपने घर पे ही पढ़ने हैं, खुद पढ़ने हैं, क्लियर? एक तो आर्टिकल आया था, तीनों आर्टिकल ही हिंदू के हैं, रिकैलिब्रेट ग्रोथ, रीप्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर, गूगल पे सर्च करना। द मेनी बेनिफिट्स ऑफ एन इको टैक्स, एनवायरमेंटल टैक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, एस्से के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्से राइटिंग और मेंस आंसर राइटिंग। एंड नेक्स्ट, टैकलिंग रूरल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, ये तीनों आर्टिकल्स आपने खुद पढ़ने हैं, ये आपका होमवर्क है, राइट? क्योंकि अब प्री को थोड़ा ज्यादा टाइम मिल चुका है, थोड़ा एक्स्ट्रा पोस्टपोन हो गया प्रीलिम्स, तो मेंस के बारे में, मेंस की भी छोटी मोटी तैयारी, मेंस आंसर राइटिंग की भी आपकी चलती रहनी चाहिए, तो उसी में आपको आर्टिकल्स पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है, आंसर राइटिंग बेटर होती है और एस्से की राइटिंग बेटर होती है। ऑलराइट, चलिए फिर हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं, पर जैसा कि मैं आपको हमेशा करता हूं, ये चीज देता हूं आपको 2 एमसीक्यूज फॉर योर प्रीलिम्स की प्रैक्टिस, एमसीक्यूज फॉर प्रीलिम्स 2021, विच इसके आंसर्स आपने YouTube कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, और अगर आप ये वीडियो हमारी ऐप या वेबसाइट पे देख रहे हो तो नीचे जो डिस्कशन फोरम है उसमें आंसर लिखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट लीड टू इंक्रीज इन एसेट बेस ऑफ आरबीआई? कौन सी चीज से आरबीआई का एसेट बेस नहीं बढ़ेगा? Purchase of government securities, buying US dollars from international currency market, giving loans to government,
रिडक्शन इन CRR फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is not a reason for low performance in business confidence index in India? Low demand conditions, low expected export earnings, low price of basic metals, lack of availability of credit। इनमें से कौन सा कारण नहीं है for low performance of business confidence index? Alright? ठीक है, सो या इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स पिछले 2 वीक्स के कवर होते हैं। आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड आई होप इट एडेड सम वैल्यू इन योर प्रिपरेशन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर स्टफ। थैंक यू। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।